हेलो एवरीवन, एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट के तौर पे एक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे। ये वाला एग्ज़ाम जो है वो एचपी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 2019 में कंडक्ट करवाया गया है। इसका हम हिंदी पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो होते हैं इनको प्रैक्टिस सेट के तौर पे सॉल्व करने से क्या होता है, आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा आपको प्रेपरेशन में आपको हेल्प हो जाती है। तो ये वाला जो पेपर था इसमें हम हिंदी पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रश्न नंबर 56 से 60 तक जो है वो शुद्ध शब्द चुनने हैं आपको। तो यहाँ पे पूरे 5 क्वेश्चन जो हैं वो एक ही टाइप से पूछ लिए गए हैं, मतलब सब में आपको शुद्ध शब्द चूज़ करना है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएं 4-5 एक ही टाइप के, ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है कि आपको इसी तरह से आ जाएं, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं उसमें शुद्ध शब्द जो है वो चुनने के लिए आ जाए। पर अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो हैं वो देखे हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको इस पार्ट से ज़रूर मिल जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 में आपको प्रसाद शब्द जो है कैसे सही लिखते हैं वो पूछा गया है। तो देखिए ये प्रसाद ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये भी प्रसाद गलत है, ये प्रसाद बन गया है, पर शब्द जो होता है वो प्रसाद होता है, तो ए भी गलत है, यहाँ पे बी जो है वो सही है। अगला जो है उसमें पूर्ण शब्द चूज़ करना है आपको। तो ये तो छोटे ऊ की मात्रा लगी है, ये वैसे ही गलत है। पूर्ण ये ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, ये पूर्ण है, ये भी गलत है। इसमें ए जो है वो राइट आंसर है आपका। 58th क्वेश्चन में देखिए दैनिक चूज़ करना है आपको। तो ये तीनों ही लास्ट वाले बी सी डी गलत हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है दैनिक वो सही है। और नेक्स्ट है आपका अनुगृहीत शब्द चूज़ करना है आपको। तो इसमें आपके फर्स्ट तीनों ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग हैं। आपका राइट आंसर जो बनेगा अनुगृहीत बनेगा, दैट इज़ ऑप्शन डी। 60th क्वेश्चन में आपको पुण्य शब्द चूज़ करना है, या पुण्य कह देते हैं हम, पर पुण्य बोले हम या पुण्य पुण्य बोले, पर लिखते हम उसको कैसे हैं, उसको लिखते हम हमेशा सी पार्ट जैसे लिखा गया है इस तरह से लिखा जाता है। बाकी सारे जो हैं वो यहाँ पे रॉन्ग हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगले पार्ट के लिए फिर से इंस्ट्रक्शन दी गई है कि 61 से 65 में आपको सही समास चुनना है। अब इस पेपर में क्या किया गया है कि एक ही टाइप के 5-5 क्वेश्चन जो हैं वो उठा लिए गए हैं, पूछ लिए गए हैं, पर आपको जो है वो इस तरह से भी आ सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि समास के आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। पर समास जो है वो हर एक पेपर में 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आजीवन, आजीवन में आपको बताना है कौन सा समास जो है वो आपका लग रहा है। तो आजीवन शब्द जो है देखिए ये आ प्लस जीवन 2 शब्दों के जोड़ से बना है। आ प्लस जीवन, जीवन तो सबको ही पता है कि हम जिंदगी को जीवन कहते हैं, ठीक है। तो जीवन के आगे लग गया है आ, तो जिंदगी के आगे आ लग जाने से क्या हो गया, ये जीवन भर बन गया है ना। आजीवन का मतलब होता है जिंदगी भर या जीवन भर, ठीक है। तो इसका पूरी तरह से मीनिंग जो है वो बदल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे समास आपको चूज़ करना है। तो ये इसका फर्स्ट पहला पद कह लो, फर्स्ट पद कह लो, या पूर्व पद हम कह देते हैं, और दूसरे वाले को हम उत्तर पद कहते हैं। 2 पार्ट में ये डिवाइड कर लिया है हमने, ठीक है। तो कौन सा समास यहाँ पे सही रहेगा, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे अव्ययी भाव। ओके, ऑप्शन ए सही है। पर अव्ययी भाव यहाँ पे लगा कैसे है, तो मैं वो बता देती हूँ आपको कि जिस समास का पहला पद जो है, पूर्व पद कह लो या फर्स्ट पद कह लो, या पहला पद जो है वो प्रधान होता है और साथ ही साथ वो क्या है, अव्ययी शब्द है,
अब पहला पद प्रधान होने का क्या मतलब है कि ये बहुत इम्पोर्टेंस रख रहा है यहाँ पे, है ना। इसकी वजह से इसका पूरा मीनिंग ही बदल गया है। जीवन शब्द जो है वो हम नॉर्मली जिंदगी के लिए भी लिख देते हैं, पर सिर्फ आ लग जाने से वो आजीवन बन गया, जिसका मतलब बन गया जीवन भर, जिंदगी भर, है ना। जो भी चीज़ है वो जिंदगी भर के लिए हो गई है। तो आजीवन शब्द आ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बहुत उसकी प्रधानता है, उसके बिना ये जीवन भर शब्द बनता ही नहीं, है ना। तो इस तरह से जब हमारे पास पहले पद की प्रधानता हो और सेकेंडली वो क्या हो, एक अव्ययी शब्द हो। अब अव्ययी शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द होते हैं जिसमें हम कोई कन्वर्जन ही नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मान लो कि कोई शब्द है, आपको उसका लिंग कन्वर्ट करना है, ठीक है, या उसका वचन बदलना है, ठीक है, किसी भी तरह से उसमें कोई परिवर्तन जो है वो नहीं आता है, मतलब वो मूल रूप से जैसा है वैसा ही रहता है। यानी कि आप किसी शब्द का लिंग बदलो, जैसे लड़का का लड़की बन जाता है या लड़की का लड़का बन जाता है। वचन बदलने में एक वचन से बहुवचन जो हैं, जैसे किताब से किताबें बन जाता है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह से कुछ भी कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, मतलब वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। उन शब्दों को हम अव्ययी शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कल, है ना, अब, तब, जब, क्योंकि, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें लिंग के आधार पे या वचन के आधार पे या कारक के आधार पे, है ना, हम कोई कन्वर्जन कर ही नहीं सकते हैं, मतलब वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। तो ये अव्ययी शब्द हैं, ठीक है। तो ऐसे समास या ऐसे शब्द जिसमें हमारे पास फर्स्ट पद जो है वो प्रधान तो है ही, और साथ ही में वो क्या है, एक अव्ययी शब्द है, तो वहाँ पे डेफिनेटली क्या लगेगा, अव्ययी भाव लगेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोपाल में आपको बताना है कौन सा समास है। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग गोपाल दो शब्दों से बना है, दैट इज़ गो प्लस पाल, ठीक है। तो गो का मतलब गाय, ठीक है, और पाल का मतलब पालन करने वाला या पालक, है ना, पालन करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया ये गौ का पालन करने वाला, ठीक है। तो अगर हम इसको इस मीनिंग के आधार पे कहें कि यहाँ पे गो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पाल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पर गो का पालन करने वाला ये बन गया गाय का पालन करने वाला, तो उस हिसाब से इसमें तत्पुरुष समास जो है वो लग रहा है। पर अगर हम थोड़ा सा और इसको सोचते हैं तो गोपाल शब्द जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ये शब्द जो है वो यूज़ किया जाता है, उनको भी हम गोपाल कह देते हैं। तो इन दोनों शब्दों से एक अलग तीसरे शब्द का भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है, इसका मीनिंग कुछ और भी बन रहा है। तो इस तरह के अगर हमें कुछ ऐसा आइडिया होता है तो वहाँ पे हमेशा कौन सा समास जो है वो लगता है, वो बहुव्रीहि समास लगता है, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की जाए तो हम हमारा तत्पुरुष से ही है। अगर आपको बहुव्रीहि समास, मान लीजिए तत्पुरुष वहाँ ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ बहुव्रीहि है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास जो है वो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे, कोई भी गलत यहाँ पे नहीं होगा। चलिए 63 पे चलते हैं, दैट इज़ चतुष्पद। ये देखिए क्या है, चतुष्पद जो है वो बना है आपका चतु प्लस पद से, दो शब्दों से मिलके बना है। चतु मतलब संस्कृत में होता है चार, और पद होते हैं पैर, तो चतुष्पद हो गया चार पैर वाला, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो चार पैरों वाला है। तो यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू समास के रूल जाएं तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि द्विगु समास होता है एक हमारे पास, जिसमें हमेशा जो पहला पद होता है, फर्स्ट पद, उसमें कोई संख्या होती है, ठीक है। तो जब कोई संख्या यूज हो रही हो, मतलब 1 2 3 ऐसे करके कुछ भी कोई संख्या आ रही हो, तो वहाँ पे हमेशा द्विगु समास होता है। तो उस हिसाब से यहाँ द्विगु होना चाहिए,
बट अगर आप ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शंस में द्विगु है ही नहीं। ओके, तो हम वो तो लगा ही नहीं सकते हैं, तो अब हमें बाकियों में देखना पड़ेगा कि क्या लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो समास लग रहा है वो लग रहा है आपका द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास यहाँ कैसे लगेगा? द्वंद्व कौन सा समास होता है? ऐसा समास जिसमें पूरा का पूरा शब्द जो है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंस रखता हो, पूरा ही पद प्रधान हो, या फिर दोनों ही पद जो हैं वो अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट हो। मतलब चतुष्पद अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है, इसमें चतु और पद दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मतलब चार और पैर दोनों के बिना ही ये एक दूसरे के बिना ये कंप्लीट नहीं होते। दोनों ही पद जो हैं वो प्रधान है, और जब हम इनको मिलाते हैं तो इनके बीच अथवा या और या हाइफन शब्द जो है, हाइफन चिन्ह जो होता है वो अगर यूज़ होता है तो उसको हम द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व समास वहाँ पे लगता है। तो आपको इसका मीनिंग मैंने बता दिया है कि यहाँ पे द्वंद्व क्यों लग रहा है, क्योंकि पहला पद और दूसरा पद दोनों ही अपनी जगह पे यहाँ इम्पोर्टेंस रख रहे हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो द्विगु तो लगेगा, द्विगु लगना था यहाँ पे। वैसे संख्या, पहला पद जो है वो एक संख्या है, पर द्विगु ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए अब हमारे पास सेकंड जो प्रायोरिटी है वो किसको जाती है? द्वंद्व समास को जाती है, क्योंकि दोनों ही पद जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वो क्या है हमारे पास? देवासुर। देवासुर में कौन सा समास जाएगा? ये फिर से आपका द्वंद्व समास है। अब क्यों है? क्योंकि देवासुर को अगर हम तोड़ते हैं तो ये बनता है देव प्लस असुर, है ना। मतलब पहला पद भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, दोनों से ही मिलके ये शब्द बना है देवासुर। ठीक है, तो देव और असुर, इसका मतलब हो जाता है देवता और असुर, दोनों ही देव और असुर, देवासुर बन गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों ही इम्पोर्टेंट हों, दोनों ही पद प्रधान हों, और जब हम उनको अलग अलग करके लिखें तो उनके बीच में और या अथवा या फिर ये हाइफन जैसा चिन्ह बन जाए हमारे पास, उसमें हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो ये देव और असुर बनने की वजह से इसमें द्वंद्व समास जो है वो जाएगा। अगला शब्द है आपके पास निडर। 65 नंबर जो है निडर होता है बिना डर के। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास जाएगा? ये भी देखिए, नी प्लस डर है। डर शब्द अपने आप में इम्पोर्टेंट है, पर ये डर मतलब डरना होता है, पर निडर मतलब जो नहीं डरे, जो बिना डर के है, उसको निडर कहा जाता है। ठीक है, तो नी जो है वो फिर से क्या आ गया? देखिए पहला पद है वो बहुत प्रधानता रख रहा है यहाँ, क्योंकि उसी ने इस शब्द का मीनिंग बदल दिया है। डर का मतलब डरना ही होता है, पर नी लगने से ये बिना डर वाला हो गया है। तो पहला पद यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस रख रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक ऐसा शब्द है जो कन्वर्ट नहीं हो सकता है, मतलब एक अव्ययी शब्द है। तो ये कौन सा समास हो गया आपका? अव्ययी भाव। ऑप्शन ए यहाँ सही है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका अगला जो क्वेश्चन है वो ये जा रहा है इंस्ट्रक्शन से 67 से लेके 80 तक। आपको एक सही शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चूज़ करना है कि क्या जाएगा। यहाँ भी 5 क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछ लिए गए हैं, तो आपको आपके पेपर में इस पार्ट से एक क्वेश्चन भी आ सकता है, या इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन एक ही तरह के पूछे जा सकते हैं। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, मुकदमा जिस पे भी चलता है, मतलब कोई केस चल रहा है किसी पे, तो उसको हम देखिए इसमें ये दो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या है। अपराधी आप उसको कह सकते हैं, पर अपराधी वो तब तक नहीं होता है जब तक उसका मुकदमा जो है वो प्रूफ ना हो जाए, उसके ऊपर जो भी लगाए गए हैं इल्ज़ाम वो प्रूफ ना हो जाए अदालत में, तब तक हम उसको अपराधी नहीं मानते हैं। तो अपराधी शब्द भी नहीं जाएगा। इसका मतलब होता है अभियुक्त। अभियुक्त मतलब वो व्यक्ति जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो। किसी
दूसरी भाषा से उठाया गया हो किसी चीज़ को और उसको अलग भाषा में कन्वर्ट करके लिख दिया गया हो, ट्रांसलेट करके लिख दिया गया हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनूदित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसी विषय पर प्रवचन करने वाला, प्रवचन देने वाला, प्रवचन करने वाला, आपको कुछ सुनाने वाला जो है वो हमेशा ही क्या होता है? प्रवक्ता होता है, बोलने वाला। ठीक है, तो मितभाषी या भ्रम मूलक तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इसका राइट आंसर जो है वो आपका प्रवक्ता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पाने की इच्छा, किसी भी चीज़ को जो पाने की इच्छा होती है उसको क्या कहा जाता है? देखिए, तो इसका आंसर है आपका लिप्सा। अब ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन हैं कि हमें इनकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपको चाहे ये आसान लगते हों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आप कुछ भी लिख दोगे, पर अगर आप पेपर्स ध्यान से देखेंगे उठा के तो बहुत सिंपल चीज़ें जो हैं एग्जामिनर नहीं उठाते हैं, वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें डालते हैं एग्ज़ाम में जो पढ़ी सुनी कम होती है हमने। तो इन पार्ट्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। पाने की इच्छा जो है उसको क्या कहा जाता है? लिप्सा कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हिंदी पार्ट से, जो सरलता से प्राप्त हो जाए, जो बड़ी आसानी से आपको मिल जाए, उसको क्या कहा जाता है? सुलभ। सुलभ मतलब आसानी से जो मिल जाए उसको सुलभ कहा जाता है। ठीक है, सुलभता भी कह देते हैं हम, किसी चीज़ को आसानी से अगर हम पा लेते हैं या मिल जाए वो सुलभ या सुलभता हम उसमें कह देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सुलभ। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको आपके प्रेपरेशन में हेल्प करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।